अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पेशावर ज़ल्मी ने 9 साल के इंतज़ार के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीत लिया है। बाबर आजम ने अपनी 5वीं कोशिश में यानी 5वें सीज़न में वो कैप्टनसी कर रहे थे और अब उन्होंने पहले सीज़न में कामयाबी उनका मुकद्दर बनी है और उन्होंने PSL का टाइटल एज ए कैप्टन पहली मरतबा जीत लिया। एज अ प्लेयर वो 2 मरतबा जीत चुके हैं। 2016 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ पहला टाइटल उन्होंने जीता था। फिर 2020-21 में कराची किंग्स के साथ खेलते हुए वो बेस्ट बैट्समैन भी रहे थे और टाइटल भी उन्होंने जीता था। लेकिन एज ए कैप्टन उनकी कैबिनेट में ये पहली ट्रॉफी आई है और हैदराबाद किंग्समैन फाइनल में उनकी बैटिंग लाइन क्लिक नहीं कर सकी और मतलब आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर आउट क्लास कर दिया पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग ने उन्हें और एक कम टोटल पर आउट करके आसानी से जो है वो हदफ हासिल कर लिया। शुरू में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़रूर हुआ था मैच, लेकिन बाद में अब्दुल समद और एरॉन हार्डी ने शानदार बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी को टाइटल जितवा दिया। एरॉन हार्डी पहले प्लेयर बने जिन्होंने PSL फाइनल में 4 विकेटें ली और निफ सेंचुरी भी स्कोर की। सीनियर तजर्बेकार मुनीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वेलकम टू द शो। और पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता कर लाहौर में बैटिंग की दावत दी। एक अच्छी विकेट थी जो कि पिच रिपोर्ट में ही बताया गया बैटिंग के लिए साजगार है। थोड़ी सी बाउंसी ज़रूर होगी लेकिन बैट पर बॉल आएगी स्किड होकर। लेकिन हमने देखा कि थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया हैदराबाद ने। हर बंदा शॉट मारते हुए आउट हुआ है। सिर्फ एक उस्मान खान को बहुत ही ज़बरदस्त बॉल पड़ी है। उसके अलावा अगर हम शॉट सिलेक्शन देखें, इवन आप उनकी मैक्सवेल की शॉट सिलेक्शन देखें जो पहली बॉल खेल रहे थे, तो पैथेटिक बैटिंग की है उन्होंने कल। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। देखिए, पहले पावर प्ले जब ख़त्म हुआ था ना, उस वक्त तो 69 फॉर 1 और बहुत अच्छा चल रहा था। उस वक्त तो 200 ऑन था, लेकिन वही जो 71 पर दूसरी विकेट गिरी और फिर 73 फॉर 6, ये जो 2 रन पर आपके या 3 रन पर आपके जो 4 विकेटें गिरी, ये तो टोटल फेलियर था। उसमें आपने बिल्कुल सही कहा, उनके कप्तान ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला, हसन खान ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला, फिर रन आउट हो गए इरफान खान नियाजी, तो एक पैनिक हो गया और फिर उससे निकल नहीं सकी इनकी टीम हैदराबाद की टीम को मोमेंटम बना हुआ था। मतलब आखिरी 8 में से 7 मैच जीत कर ये पहुँचे थे फाइनल में। हर लिहाज से लग रहा था कि बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। पावर प्ले तक था कि होगा, लेकिन उसके बाद फिर इस तरह से विकेटें गंवाई हैं। मतलब आपसे जैसे मैं ऑफेयर भी बात कर रहा था कि विकेटें थ्रो की हैं। आपने किया कि बॉलर की नहीं थी, सिवाय एक सुफियान मुकीम ने जो आउट किया। उस्मान खान का आउट होना भी काफ़ी महंगा पड़ा हैदराबाद को, जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई थी। वो बहुत अनप्लेयर बॉल थी यार, बहुत ज़बरदस्त बॉल पड़ी है उनकी। पिछली 5 इनिंग्स में मैं देख रहा था उनकी 350 और 1 सेंचुरी थी। तो उसके बाद गेंद इतनी अच्छी थी, टोटल उनको बयान के डिफेंसिव शॉट खेलने गए थे, लेकिन बीट हुए और अंपायर ने देर बहुत लगाई। हालांकि वो थोड़ा ये अजीब सा फैसला था। वैसे पहले अगर हम देखते हैं तो नॉट आउट दे दिया था अंपायर ने, लेकिन जब सब प्लेयर जमा हुए रिव्यू के लिए तो उन्होंने आउट दे दिया। इतनी देर में रन आउट देना, थोड़ा सा देर में तो वो अंपायर का पार्टनर भी नहीं देते थे। उनका तो स्टाइल, देर में उंगली उठाते थे। उनका तो एक स्टाइल भी था कि वो थोड़ा सा लेट जाते थे, लेकिन इनका बहरहाल थोड़ा सा प्रेशर अंपायर पे भी ज़रूर कहेंगे कि हुआ। वो फैसला सही था जो उन्होंने दिया, वही फैसला एक्चुअल था। नहीं देते शायद थोड़ी सी और उनको शर्मिंदगी होती या डिले का कुछ फैक्टर आता। ओवरऑल अगर आप बात करें तो जो एक अच्छा मुकाबला हम सोच रहे थे अथॉरिटी से, वो नहीं हो सका। जैम जो एलिमिनेटर 2 में हुआ था ना, इस दफ़ा PSL 0 क्राउड से हाउसफुल क्राउड तक गया। हर तरह की चीज़ें हमने इसमें देखी और कल जो जोश व जज्बा था, ठीक है येलो शर्ट्स बिल्कुल थी पेशावर ज़ल्मी की, उसमें बहुत सारे फैन जो हैं सिर्फ बाबर आजम के थे, लेकिन हैदराबाद की भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थी। कई लोगों की ख्वाहिश थी, बहुत सारे लोग हैदराबाद से लाहौर गए थे। ये पैशन था, पहली मरतबा हैदराबाद में स्क्रीन लगाई गई सड़कों के ऊपर, बहुत ज़्यादा, लेकिन हैदराबाद ने मायूस किया उनको। लेकिन वही जो एक पीरियड था ना 5-6 ओवर का, जिसमें इनकी विकेटें गिरी हैं, उसके बाद आप देखें कि असाइम आयूब ने कोशिश की, लेकिन प्रेशर उनके ऊपर मुस्तकिल नजर आया और जो दीगर बैट्समैन थे वो भी पूरे ओवर भी पूरे नहीं खेल पाए ना। 18वें ओवर में पूरी टीम आउट हो गई, तो उससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना प्रेशर। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत 2 चीज़ों पर हुई है। एक तो मैक्सवेल के शॉट पर हुई और एक हसन खान, जिनको पता है कि मैं लास्ट रिकग्नाइज बैट्समैन हूँ, उसके बाद बॉलर शुरू हो जाएंगे। इंतहाई पैथेटिक उन्होंने शॉट खेला और मतलब आप जब आपकी 7-8 विकेटें गिर गई, 6 विकेटें गिर गई, तो आप 20 ओवर खेलने पे जाते हैं कि चलें स्कोर छोड़ दें, 20 ओवर खेल लें, उसमें जितना भी स्कोर हो। लेकिन इतना बुरा शॉट उन्होंने खेला हसन खान ने और मैक्सवेल ने। ये स्कोर 150-160 हो सकता था अगर ये 2 थोड़ा सा चिप इन करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरह फिर बाद में उन्होंने 40 पर 4 आउट कर दिए थे, थोड़ा और होता तो मैच फंस सकता था।
लेकिन आपकी बात सही है, मैक्सवेल जैसे प्लेयर से आप ये तवक्को नहीं कर सकते। उन्होंने भी पुल शॉट खेले, जब आउट हुए तो वो भी हक्का बक्का रह गया कि उनसे क्या हुआ है। लेकिन हसन खान के शॉट की तो कोई ज़रूरत नहीं, इतनी बाहर निकल के आप ज़बरदस्ती शॉट खेल लें। उस वक्त कोई ऐसा मौका नहीं था कि आप इस तरह का शॉट खेलें, कोई आखिरी ओवर नहीं चल रहा था, उन्होंने की ज़रूरत थी उस नहीं वक्त थी। मानस लबशेन की भी ऑप्शन से बहुत बाहर गेंद को उन्होंने खेला है, जिस पर वो आउट है, वो भी छोड़े जा सकती थी गेंद। गलतियाँ इनकी खुद की हैं ज़्यादा। इरफान खान न्याजी का रन आउट होने देख लें, कुशाल परेरा थोड़ा सा अनलकी रहे, लेकिन वो भी खेल तो अच्छा रहे थे। लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 72 फॉर 1 और 73 फॉर जो चार हुए या 6 हो गए थे बाद में, तो वो जो थे वो चीज़ बहुत खराब। बिल्कुल वही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब आपकी 4 रन पर 4 विकेटें या 5 रन पर गिर जाएं, तो फिर ज़ाहिर है उससे निकलना, उससे फाइट बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी टीम के खिलाफ जिसकी बॉलिंग बहुत ही स्ट्रांग हो, जिसमें नाहिद राना हो, सुफियान मुकीम और इस टाइप के बॉलर्स हों। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और मैच पर तो बात कर ही रहे हैं, हैदराबाद ने क्या क्या गलतियां की उस पर बात कर रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी ने किस तरह फ़ायदा उठाया उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कल इख्तितामी तकरीब भी हुई, ज़बरदस्त इख्तितामी तकरीब हुई, फ़नकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया, गुलकारों ने जो है वो महफिल लूट ली। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर प्रोग्राम में आके फिर से मैच पर बात करें। क्रिकेट के साथ साथ ये चीज़ें भी ज़रूर होती हैं, शायकीन को महसूस करना भी ज़रूर होता है, क्योंकि पूरे सीज़न में शायकीन जो है वो ग्राउंड में नहीं थे। आखिरी 4 मैचेज़ में शायकीन को ग्राउंड में आने की इजाज़त मिली। बैक टू द क्रिकेट, मुनीर साहब, पेशावर ज़ल्मी एक मतलब सुफियान मुकीम जो टॉप विकेट टेकर रहे, फिर उन्होंने फाइनल में नाहिद राना को बुलाया, उन्होंने उसका हक अदा किया, 2 विकेटें ली, आई थिंक 20-21 उन्होंने रन दिए। एरन हार्डी की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार थी, अंडररेट कर रहे थे हम उनको थोड़ा सा, लेकिन बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। पहले प्लेयर बने जिन्होंने 50 बनाई है और 4 विकेटें लिए। सुफियान मुकीम जो कि इन एंड आउट रहे हैं पाकिस्तान की टीम से, अब उन्होंने कल जो मतलब पूरे टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस दी है, उससे तो ऐसा लगता है कि परमानेंट प्लेस होनी चाहिए उनकी T20 टीम में। और कल उन्होंने तस्वीर भी खिंचाई, पता नहीं आई थिंक वो सिलेक्टर्स को कर रहे थे, किसको कर रहे थे, लेकिन खामोश कराया है उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सुफियान मुकीम ने परफॉर्मेंस दे दी है, जिसके बाद अब आपको उनको टीम से बाहर रखने को जवाब बनता नहीं है किसी तरह से भी, क्योंकि हर मैच में उनकी नपीतुली बॉलिंग थी, विकेटें भी ली हैं, 22 विकेटें लेकर टॉप विकेट टेकर भी रहे, बेस्ट बॉलर भी बने, उसमें कोई शक नहीं है। बाद में आकर नाहिद राना की बात की, नाहिद राना ने तो अपना एक मैच में वहाँ से आने का हक अदा कर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, वो अपना काम कर गए। 2 ओवर 21 रन, 4 ओवर में 21 रन, 2 विकेटें और 147 की स्पीड से भी बॉलिंग कर रहे थे। अब आप देखें कि कितना उनमें वो है, पोटेंशियल है, और हर गेंद को समझदारी से वो करते हैं। वेरिएशन उनकी गेंद पे, किसी को स्लो करना है, कहीं यॉर्कर, कहीं पर शॉर्ट पिच, हर तरह की गेंदें वो कर रहे थे, जो बहुत ज़रूरी था। तो मुझे तो उनकी बहुत अच्छा टैलेंट नजर आ रहा है। पेश था कि 2 मरतबा मैंने देखा साइम अयूब ने बचने की कोशिश की है, वो बच गया। खैर वो उनकी मैंने देखा कि 129 से 147.4 तक गई है स्पीड, मैक्सिमम 147.4 थी। तो वो अंदाज़ा बता रहा है कि उनकी जो इनको जो खिलाया गया, बिल्कुल उनका एक बड़ा रोल है। 2 विकेट के बावजूद उनका एक रोल है, सुफियान मुकीम का रोल है, उनका रोल है। जो उनके 2 मेन बैट्समैन थे ना, जिन्हें पूरे टूर्नामेंट बड़ी अच्छी कारकर्दगी की, बाबर आजम और कुशाल मेंडिस, वो इत्तेफाक से वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। बाद में उसको संभाल लिया एरन हार्डी ने और अब्दुल समद ने, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। अब्दुल समद यंग होने के बावजूद इतना इत्मीनान से खेल रहे थे, शॉट में उनके बाकायदा नज़र आ रहा था कि अच्छा शॉट लगा रहे हैं, कोई पैनिक नहीं हो रहे हैं कि बाहर आके मार रहे हैं, इस तरह नहीं। और एरन हार्डी का जो जवाब नहीं, उन्होंने तो बहुत ही अच्छी नहीं खेली है, नॉट आउट भी रहे और 4 विकेटें भी ली। तो प्लेयर ऑफ द फाइनल बिल्कुल सही थे। मारते अब्दुल समद भी हैं, स्ट्राइकर हैं, मारते साइम अयूब भी हैं, स्ट्राइकर हैं। कल हमने देखा दोनों ने सिचुएशन को भांपा, थोड़ा सा बैकफुट पे गए, रुके विकेट के ऊपर, बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं मोहम्मद हारिस में देखूं। वो आप 80 रन चेज़ कर रहे हो, 280 रन चेज़ कर रहे हो, वो एक ही तरीके से खेलते हैं। कल उनको पहली गेंद पे चौका मिला, उसके बावजूद उन्होंने गलत शॉट खेला पहले ही ओवर में और आउट हो गए, क्रॉस बैटेड शॉट। देखिए, इसी वजह से ये चीज़ उनके अंदर क्यों पेशेंस नज़र नहीं आती? नहीं है ना, नहीं है, उनको बहुत मौके दिए गए हैं और यही चंद वजूहत है जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हो चुके हैं और अभी फ्यूचर में भी लग नहीं रहा है कि मोहम्मद हारिस आएंगे। तो जिस तरह हम देखते हैं कुछ खिलाड़ी जो हैं वो PSL की हद तक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसमें तो इनको पेशावर में और PSL तक तो ये ठीक है, लेकिन अब आगे आने, क्योंकि इनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, ना इनकी टेक्निक पे काम हो रहा है, ना ये खुद अपने आप को करना चाहते हैं। बड़े खिलाड़ी के लिए क्या कहा जाता है कि उसमें टेम्परामेंट की बहुत ज़रूरत है, इवन शॉर्टर फॉर्मेट भी हो, कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना। कल हमने ये चीज़ बहुत तक देखी साइम अयूब में, जो बाद में उन्होंने अपने आप को, जिस तरह के प्लेयर नहीं हैं,
कोशिश की, लेकिन जाहिर है प्रेशर इतना था, दूसरे जो उनके टेलेंटेड वो कोई रुक ही नहीं रहा था ना, साथ निभा नहीं पा रहे थे, तो वो प्रेशर तो उनके ऊपर था, लेकिन वो खेले। जिस नज़र आया कि थोड़ा सा बिल्डअप हो रही है इनमें, जो चीज़ हमें इनसे दरकार है। लेकिन मोहम्मद हारिस को तो कभी भी हम कहीं और ये मौके ज़ाहिर है आपको अगर मिल रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंस आपके ऊपर शो कर रहा है, तो ज़ाहिर है वो उसकी भी एक लिमिट होती है। इस तरीके के शॉट खेलते रहेंगे, इस तरीके से आउट होते रहेंगे, तो हो सकता है फिर किसी न किसी साल या हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही पेशावर ज़ल्मी को भी आपको रिलीज़ करना पड़े। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब वक्त वो नहीं है। अब तो बहुत टैलेंट पड़ा है, बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। देखिए ना, गाजी गौरी इस वक्त पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में गए हैं मोहम्मद रिजवान के साथ, दूसरे प्लेयर नहीं, तो आपका टैलेंट तो है, कहीं से भी मिल जाएगा आपको। T20 में मिलेगा, वनडे में मिलेगा, टेस्ट में मिलेगा। अब वो चीज़, और ज़्यादातर आप ये देखें कि जो आ रहे हैं विकेट कीपर ज़्यादा आ रहे हैं दुनिया भर में। अगर आप देखेंगे तो आपको टॉप ऑर्डर बैट्समैन और विकेट कीपर की तादाद ज़्यादा नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और दीगर फास्ट बॉलर्स। बिल्कुल, और जितनी तारीफ़ की जाए पेशावर ज़ल्मी की कम है। बॉलिंग यूनिट उनका बेहतरीन रहा। कल हालांकि हमने देखा हैदराबाद ने 4 आउट कर लिए थे उनके 40 पर। बाबर आजम बड़े ओकेजन पर फेल हो गए, मेंडिस भी आउट हो गए। उसके बाद जो है वो उनके 2 मजीद खिलाड़ी थे वो आउट हो गए। उसके बाद लग रहा था कि मैच में थोड़ी सी जान आई, क्योंकि हैदराबाद ने बड़ी वो कहते हैं ना, शदाब ने कहा कि मौजज़े कर रही है, तो वो ऐसा लग रहा था कल भी कोई मौजज़ा होने वाला है। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा अब्दुल समद को भी, एरन हार्डी को भी, और वहाँ पर आकिफ जावेद ने जो बॉलिंग की वो ज़रा मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने पैड्स पर बॉलें की, बहुत ज़्यादा उन्होंने बाउंड्रीज कंसीड की, जिसकी वजह से प्रेशर थोड़ा सा हटा, वरना प्रेशर आ गया था 40 पे 4 आउट होने के बाद। और 4 वो खिलाड़ी आउट हुए थे जो आपके मेन प्लेयर थे, ब्रेसवेल, मेंडिस, बाबर उसमें शामिल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप कह रहे हैं। और 4 आउट होने के बाद मैच में दिलचस्पी भी हो गई। हालांकि 130 का जब टारगेट था तो ये लग रहा था कि ये तो कहीं 15 ओवर में, 14 ओवर में आराम से कर लेंगे, 9 विकेटों से 8 विकेट से जीत लेंगे। लेकिन जब 40 पर 4 आउट हुए, ब्रेसवेल भी कम अच्छी बैटिंग नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। उस वक्त बिल्कुल ये लग रहा था कि जो है वो ये टीम कहीं पे मुकाबला कर सकती है। लेकिन फिर वही बात, अब्दुल समद, एरन हार्डी दोनों को क्रेडिट देना पड़ेगा, बहुत अच्छा खेले हैं। विनिंग पार्टनरशिप दोनों ने बनाई है। बिल्कुल, मैच विनिंग पार्टनरशिप थी और इस फाइनल की सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी थी। वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहा उन्होंने वो भी सुनेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। बाबर आजम फाइनल में 0 पर ज़रूर आउट हुए, लेकिन जो पूरा टूर्नामेंट उन्होंने खेला है, शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। 588 रन स्कोर किए उन्होंने, मोस्ट रन इन अ सिंगल सीज़न हो सकता था अगर वो 1 रन बना लेते। अभी ज्वाइंट है वो फ़खर जमान के साथ 588 रन के साथ। और मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने और कहा कि वो अब तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। साथ ही ने सवाल किया कि आप कोई T20 से कहीं किनारा कशी तो इख्तियार नहीं कर रहे या फिर आप कम बैक करेंगे T20 में। तो उन्होंने कहा कि जब तक फॉर्म है, फिटनेस है, तीनों फॉर्मेट खेलते रहेंगे। क्या क्या बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं। तीनों फॉर्मेट में खेलूंगा, बाबर आजम ने कहा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में ख़राब परफॉर्मेंस के बाद ये बातें हो रही थी कि बाबर आजम को T20 फॉर्मेट जो है वो छोड़ देना चाहिए, वनडे और टेस्ट पर तवज्जो मरकूज़ रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक मरतबा फिर PSL में शानदार परफॉर्मेंस दी और एक बार फिर कंटेंशन में आ गए। मुनीर साहब, अगर बाबर आजम को सेलेक्टर्स ने खिलाना है तो आई थिंक ये फैसला करना पड़ेगा कि भाई वो एज एन ओपनर ही अच्छा खेल सकते हैं। उनकी जो पाकिस्तान टीम में भी परफॉर्मेंस है एज एन ओपनर ही है। नंबर 3, 4 पे आके T20 क्रिकेट में उन्होंने परफॉर्म किया नहीं है और एक मतलब आप कह सकते हैं कि यूजलेस रहे हैं वो उस पोजीशंस के ऊपर। तो अगर आपने खिलाना है बाबर आजम को तो माइक हसन और आकिब जावेद, इनको मेरा ख्याल है जिद छोड़नी पड़ेगी और साइम अयूब को आगे करते हुए बाबर आजम से ओपनिंग करानी चाहिए अगर खिलाना है। आप क्या समझते हैं? देखिए, इनका जो इशू हुआ था ना, बाबर और रिजवान का एज एन ओपनर इशू हुआ था और बेशुमार मैचेस में इनका स्ट्राइक रेट और बाद में फिर उसकी वजह से नीचे बैट्समैनों पर प्रेशर आ रहा था। तो वो चीज़ को बात तो थी कि भाई वो नहीं चल पा रहे हैं या उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे हैं जो मॉडर्न क्रिकेट में ज़रूरत है। लेकिन ये भी आपकी बात सही है, बाबर अगर मैक्सिमम खेल सकते हैं तो 1, 2 या 3, बस इससे ज़्यादा मेरा ख्याल नहीं है। अब अगर आप फ़खर जमान और बाबर से ओपन कराते हैं तो साइम को 1 डाउन कराएं या फिर यही कोई एक आपके पास। साइम को तो मैं बोलता हूँ एज एन ऑलराउंडर खिलाएं भाई, 6, 7 पे खिलाएं उसको, एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाएं। मेरे ख्याल वो अपनी थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ यूँ होगा इसमें कि बेसिकली वो उसका जो एक्चुअल रोल है ना, वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, रन्स उससे नहीं हो रहे हैं, बहुत अरसे के बाद उसने 50 की है, वो भी बहुत प्रेशर में। लेकिन बेसिकली जो उसका काम है वो टॉप ऑर्डर का, जिस तरह उसके शॉट हैं, जिस तरह से उसका खेलने का अंदाज़ है, वो पावर प्ले में बहुत अच्छा खेल सकता है अगर क्लिक करे, अच्छी फॉर्म में है तो।
बाबर का फॉर्म में आना देखो बहुत खुशाइंद है। एक तो उन्होंने बैसियत कप्तान ट्रॉफी जीत ली और 588 के साथ जॉइंट हैं, लेकिन इनकी इनिंग्स कम है। फ़खर जमान ने 13 इनिंग्स खेल के 588 बनाए थे, इन्होंने 11 इनिंग्स में बनाए। और कल जो फाइनल की एक और मेन चीज़ थी जो देखने वाली, वो कि दो जो बड़े प्लेयर थे ना, बाबर एंड मैक्सवेल, दोनों गोल्डन डक हुआ, दोनों पहली गेंद पे 0 पर आउट हुए। तो वो उम्मीद नहीं की जा रही थी। मुझे तो मैक्सवेल से उम्मीद थी कि बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मैच में कुछ करेंगे। बाबर से एटलीस्ट ये तो था कि 600 तो बना ही लेंगे, 12 रन बना लेंगे, वो भी नहीं हो सका। चीज़ें हैं अपनी जगह, लेकिन बाबर को पहली मरतबा पीएसएल में नहीं चले हैं। पिछले पहले भी 3-4 सीजन ऐसे हुए हैं जिसमें टॉप स्कोरर रहे, 500 प्लस रहे, लेकिन फॉर्म उनका बहाल हो गया है। अब हमें टेस्ट मैच में पता चल जाएगा। 8 मई से पहला टेस्ट मैच है बांग्लादेश में, या उसमें हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी फॉर्म। आप क्या समझते हैं कि जो सिलेक्टर्स हैं हमारे, जो सिलेक्शन कमेटी है, वो एज एन ओपनर या एज अ वन डाउन कंसिडर करेगी बाबर को, या फिर वो उसी मेथड पे रहेंगे? मेरा ख्याल है टेस्ट में तो 2 डाउन ही। नहीं, मैं T20 की बात करूँ। टेस्ट में तो T20 में देखें, T20 में अभी बहुत वक्त है। इमरान, इस साल T20 पे इतना फोकस नहीं है। इस साल या तो वनडे पे फोकस है, क्योंकि अगले साल वनडे का वर्ल्ड कप है, या फिर टेस्ट मैचेस। तो T20 इस दफ़ा इतना है नहीं। जब होगा फिर उसी हिसाब से देख के बात की जाएगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि टॉप 3 में ही अगर ये अच्छे फॉर्म में इनको खिलाया जाए तो टॉप 3 में खिलाया, 4-5वें नंबर पर आना वो फिर इनके लिए मुनासिब। उस्मान खान को आप देख चुके हैं ना, अगर वो विकेट कीपर हैं तो 4-5वें नंबर पे भी स्कोर करते हैं, हालांकि वो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। लेकिन फ़खर को आप 4थे नंबर 5वें में भेज दें या बाबर को भेजें तो फिर मेरा ख्याल है T20 में थोड़ा स्ट्राइक रेट बेहतर है। फ़खर की भी परफॉर्मेंसेस एज एन ओपनर ही हैं। पीएसएल में हमेशा एज एन ओपनर परफॉर्म करते हैं और आके नेशनल टीम में 4थे नंबर पे। याद होगा कि जब रिजवान भी खेलते तो कभी उनको 1 डाउन, कभी 2 डाउन, इवन 3 डाउन तक वो बैटिंग के लिए गए हैं। उनके साथ तो इतनी ज्यादती हुई है, वो तो है ही है। वो तो किसी सूरत में आपको प्लेयर ऐसे है ही नहीं कि आप उनको 4थे या नीचे नंबर भेजो। उनका तो काम ही वही, और वो हैं भी बड़े प्लेयर्स में कोई शक नहीं है। अभी भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है फ़खर की। फ़खर जब भी होता है लाहौर के लिए मैच विनिंग रोल अदा करते हैं। तो फ़खर हो या साइम हो या बाबर हो, अगर बाबर अच्छी फॉर्म में, इसी तरह का फॉर्म है तो उनको ज़रूर खेलना चाहिए। T20 टॉप ऑर्डर में खिलाएं आप उनको। अदरवाइज़ फॉर्म नहीं है तो फिर आपको T20 इनको ना खिलाएं, सिर्फ वनडे और टेस्ट पर रखें। बिल्कुल। और कल के मैच में एक कंट्रोवर्शियल रनआउट भी हुआ। कुशल परेरा, जो नाहिद राना उनके रास्ते में आ गए थे, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये डिलिबरेट नहीं है। वो रनआउट भी देखेंगे, इस पर बात करेंगे कि रूल्स क्या कहते हैं उसके ऊपर। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और कल एक कंट्रोवर्शियल रनआउट भी हुआ जो ब्रेक से पहले हमने बताया था। कुशल परेरा रन ले रहे थे, नाहिद राना डिलिबरेट है नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन ये तो तय है कि वो बीच में आए थे। लेकिन अंपायर्स ने हर एंगल से देखने के बाद कुशल परेरा को आउट करार दिया, जिस पर वो नाखुश थे। मार्नस लाबुशेन भी अंपायर्स के पास गए, उन्होंने भी इस पर नाखुशी का इजहार किया। पहले देखते हैं कि रनआउट हुआ कैसे था, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। कहते हैं कि इंटेंशनली अगर बॉलर ने नहीं रास्ते में आया, ये नहीं किया है, तो फिर तो वो रनआउट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन अनइंटेंशनल भी हुआ है तो बैट्समैन तो इसमें अनलकी है ना, क्योंकि रास्ते में तो वो आए थे। बैट्समैन तो अनलकी कहलाएगा ना इसमें। बैट्समैन अनलकी ज़रूर है, लेकिन अंपायर ने सारे एंगल से देखा और उनको कहीं भी लगता है ना कि बॉलर जानबूझ के स्लो हुए हैं या रोकने के लिए पुश करने वाली कोई इस तरह की चीज़ होती तो उसमें हो सकता था। नाराज़गी अपनी जगह वजह इसलिए कि उनको बिल्कुल ऐसा लगा कि उनको नहीं भागने दिएगा, लेकिन तमाम तर देखने के बाद। लेकिन देखें, बॉल अगर नाहिद राना के करीब होती, यानी कुशल परेरा और नाहिद राना के पास बॉल होती, फिर भी ये समझ में आता है कि नाहिद राना तो जाएंगे बॉल पकड़ने। लेकिन बॉल भी बहुत दूर थी, नाहिद राना जा रहे थे, फील्डर वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे। ये एक डिबेटेबल चीज़ है। एक मतलब बेनिफिट, हम कहते हैं ना, बेनिफिट ऑफ द डाउट तो बैट्समैन को जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अनलकी रहे। देखिए, यहाँ मसला ये है कि अब तो टीवी अंपायर होता है ना, और टीवी अंपायर को जाहिर है हम समझते हैं कि न्यूट्रल है, उसने किसी एक के हक में फैसला तो देना नहीं, उसको जो सही लगा वो उसने दिया। नाहिद राना अपने फॉलो थ्रू में भाग जरूर रहे थे गेंद की तरफ, ठीक है, वहाँ फील्डर था, वो पहले पहुँचा, लेकिन वो ये कहना 100% के जी वो रोकने के लिए कर रहे थे, शायद इसमें जो है नज़र आया अंपायर को कि ऐसा नहीं था। कहीं भी डिलिबरेट वाला एंगल नज़र नहीं आया, अदरवाइज नहीं तो नॉट आउट दे दिया था। लेकिन थोड़ा सा है, उसको ये कह सकते हैं हम थोड़ा सा इसमें ज़रूर कह सकते हैं। बिल्कुल। और बाबर आजम ने अपना नाम दर्ज करा लिया पीएसएल विनिंग कैप्टन्स के अंदर। कौन कौन से उसमें कैप्टन्स हैं? मिसबाह उल हक से ये कहानी शुरू हुई थी 2016 में, उसके बाद डैरेन चैमी ने टाइटल जीता, फिर इमाद वसीम भी हैं 2020 में, 2019 में सरफराज अहमद ने टाइटल जीता, 2018 में जेपी डोमिनी ने टाइटल जीता इस्लामाबाद के लिए दूसरा, फिर इमाद वसीम कोविड के दौर में लाहौर कलंदर्स को कराची में फ़ाइनल में शिकस्त दी, टाइटल जीता, फिर 2021 में मोहम्मद रिजवान जीते अब यूएई में जो
टूर्नामेंट हुआ था उसके मैचेस वहाँ पर हुए थे। लाहौर कलंदर्स ने फिर उसके बाद ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, 2022 में टाइटल जीता, 2023 में शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में बैक टू बैक उन्होंने टाइटल जीते। फिर उसके बाद 24 में शादाब खान अपनी टीम को टाइटल जितवाने में कामयाब हुए, आई थिंक वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे उसमें। और शाहीन शाह अफरीदी ने एक मरतबा फिर कमबैक किया, वो वाहिद कैप्टन है जिसने 3 PSL ट्रॉफीज़ जो है वो अपने नाम की हैं। फिर 2026 में बाबर आजम का जो इंतज़ार है, क्योंकि नवंबर 2021 में वो पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग में एज ए कैप्टन अनाउंस हुए थे जब कराची किंग्स ने उनको अनाउंस किया था। उसके बाद एक सीज़न कराची किंग्स में रहे, बहुत बुरा था, 4 सीज़न ज़ल्मी में आए, उसमें से 3 सीज़न में प्लेऑफ के अंदर आए, एक सीज़न जो लास्ट सीज़न था उसमें प्लेऑफ में भी नहीं आए थे बाबर आजम, और उनकी टीम जो है वो बाहर हो गई थी। लेकिन अब उनका जो तवील इंतज़ार है पाकिस्तान सुपर लीग में एज ए कैप्टन ट्रॉफ़ी जीतने का, ये इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो गया है। सो एक ज़बरदस्त लिस्ट है, इसमें से जो सबसे ज़्यादा मुझे सरप्राइजिंग लगता है वो नाम JP डोमिनी का है कि उन्होंने इस्लामाबाद के लिए जो है वो क़यादत भी की है और क़यादत भी की और टाइटल भी जीता है। बिल्कुल सही है आपने, JP डोमिनी का नाम बिल्कुल यूनिक सा लगता है, लेकिन डेरिन सैमी का नाम इतना ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए कि वो कैप्टन भी रहे, खेले भी, कोचिंग इन्वॉल्व रहे वो। हाँ, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे वो। तो ऐसा उनको तो पाकिस्तान की नेशनलिटी देने की बात करी थी। एक चीज़ जो सबसे यूनिक है इस लिस्ट में, लाहौर कलंदर्स वाहिद टीम है जिसने बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट जीते। किसी टीम ने अपने टाइटल का दिफा आज तक नहीं किया है, ये सिर्फ लाहौर ने किया है। लगता है नेक्स्ट ईयर ज़ल्मी करेंगी। हाँ, नेक्स्ट ईयर देखिए पेशावर ज़ल्मी की जो सबसे अच्छी चीज़ है इस सीज़न में कि फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द फाइनल उनकी कंसिस्टेंसी रही है। ख़राब दिन उनका कोई आया नहीं, ज़रूर एक मैच वो हारे, अपना आखिरी मैच, वो भी बड़ा क्लोज गया था, लेकिन उसमें भी वो एक हार गए, वो ज़रूर चले। ऐसा होता है ना, हारने से थोड़ा सा आपका आई ओपनर होता है कि भाई अब देखो हम हार भी सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट कहीं पे मुझे नजर और नहीं हारते तो पहली टीम होती जो अनबीटन टाइटल जीती। और आज तक ऐसा नहीं हुआ PSL। मैंने वही कहा ना कि 1 रन बाबर का ना बनाना और फिर 600 तक ना पहुंचना कह लें, या ये चीज़ें कुछ तशनगी रहती हैं, रहनी चाहिए तशनगी, ताकि आगे वो पूरी हो सकें। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को क्रेडिट देंगे, इतनी सॉलिड, इतनी कंसिस्टेंसी से कोई और टीम नहीं खेली जितना में। दूसरी मुझे मुल्तान नज़र आ रही थी, वो भी अच्छा जा रही थी, लेकिन वो फिर बिल्कुल ही बाद में वो हुआ। वरना मुल्तान को कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि वो लास्ट जो लीग का मैच हारे इस्लामाबाद से, जिसकी वजह से वो एलिमिनेटर में चले, वो बड़ा नुकसान हुआ उनको, क्योंकि वो टीम डिजर्व करती थी कि उसको एक और चांस मिले, वो एलिमिनेटर के बाद बाहर हो गए। फिर एलिमिनेटर में हुनैन शाह का जो एक ओवर होता वो भी बड़ा दिलचस्प ओवर था। मतलब 6 रन को डिफेंड करना आसान नहीं होता, और आपसे 3 या 4 रन दें और 2 रन से वो टीम आपकी मैच जीत जाए, बहुत अच्छा ओवर था। हर गेंद आप उसमें देखें, उन्होंने कहा था कि मैं हर गेंद यॉर्कर करूँगा, यॉर्कर ही लेंथ पर गेंद देते रहे और अब टीम को मैच जितवा गए। बहुत बड़ा ओवर था, बहुत बिल्कुल, बहुत शानदार ओवर था। 2-3 चीज़ें बड़ी पाकिस्तान के लिए इसमें पॉजिटिव हुई हैं। एक तो समीर मिनास की जो इमरजेंस हुई है वो ज़बरदस्त रही है। फिर हुनैन शाह ने जो बॉलिंग की है वो बड़ी अच्छी थी। मोहम्मद अली ने जो बॉलिंग की है वो बड़ी अच्छी थी। शान मसूद जो मिडल ऑर्डर में खेले हैं पूरे PSL में, नो डाउट वो बड़े ज़बरदस्त खेले हैं। एक अच्छा पाकिस्तान को जो है वो साइन मिला है। तो कुछ चीज़ें हुई हैं अच्छी इस पाकिस्तान सुपर लीग में, जो आगे फ्यूचर में पाकिस्तान की वनडे टीम में, पाकिस्तान की T20 टीम में ज़रूर काम आ सकती हैं। सेलेक्टर्स की नज़रें होंगी उसके ऊपर। मुनीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।